बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी रिसर्च मेथडोलॉजी। 100 MCQs हो गए थे और नेक्स्ट हमने 101 से स्टार्ट करना है। टेस्ट्स आर इंक्लूडेड इन मैक्लॉय जनरल एबिलिटी टेस्ट फॉर बॉयज। अच्छा, ये एक्चुअली ये जो टॉपिक हैं ये सारे मेजरमेंट वैल्यूएशन से ज़्यादा है ये वाली बुक। ठीक है, वो कहते हैं मैक्लॉय का एक जनरल एबिलिटी टेस्ट है, एक है मोटर साइकोमोटर एबिलिटी, जनरल एबिलिटी। ठीक है, आम काबिलियत के टेस्ट हैं ये। ये पता क्या होता है, जैसे कि अगर आपने एडमिशन लेना है ना, लाहौर फिजिकल एजुकेशन कॉलेज होता था, तो वहाँ पे जो भी बंदा फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन के लिए जाता था उससे रिटन टेस्ट के अलावा उनका मेन चीज़ होती थी कि ये बंदा एथलीट भी है, स्पोर्ट्समैन है, उससे कुछ फिटनेस के कुछ टेस्ट करवाते थे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, लेकिन एक वक्त था कि जब वो जो लोग फिजिकली फिट होते थे उनसे पुशअप्स वगैरह, रेसेस वगैरह, ठीक है, और उनसे बहुत सारे उनके फिटनेस से रिलेटेड ना टेस्ट होते थे, जंप्स वगैरह होते थे। तो उससे उनको पता चलता था कि इस बंदे की इतनी फिटनेस है और ये हमारे मेयार पे पूरा उतरता है। तो इसलिए एक आम काबिलियत के जो टेस्ट है ना, ये दिए थे मैक्लॉय ने। और उसमें वो कहते हैं जी कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी बॉयज़ के लिए जो दिए थे। वो कहते हैं कि वन स्प्रिंट 50 to 100 यार्ड्स, 50 से 100 गज की एक रेस उसमें शामिल होती थी, स्प्रिंट रेस। वन ब्रॉड जंप होता था, ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप फिटनेस, आम फिटनेस को जांचने के लिए होता है। ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, दोनों पाँव मिला के खड़े होना। ठीक है, हाँ, ठीक है, झुलाना अपने बाजू को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे पीछे और मतलब थोड़ा सा एक्सलरेट करके आगे की तरफ जंप करना। और ये खड़े खड़े जंप होता है आगे की तरफ, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है। तो ये मेल के लिए मैंने आपको बताया था कि एक आम उन्होंने स्टैंडर्ड रखा हुआ है। वो कितना बताया था आपको, यूनिट साथ बताते होते हैं, 8 मीटर, सेंटीमीटर, क्या फीट। गुड गुड, तो हमेशा यूनिट से बात करनी है। 8 फुट गुड, और 6 फुट वो कहते हैं कि फीमेल का होना चाहिए। रेत वाली जगह पे आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अपनी गारंटी जिम्मेदारी पे। मुझे नहीं पता आप लोगों का फिटनेस लेवल और फिजिक क्या है, तो आप परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये बड़ा मसला हो जाता है। आई थिंक सबिया बच्ची, आपको पता होगा कि एक दफ़ा प्रैक्टिकल्स में वो एक बच्ची आपकी क्लास फेलो ही थी। तो वो बेचारी वो मंकी बार के ऊपर लटकते हुए ना वो गिर गई, और उनको रीढ़ की हड्डी में पहले ही उनको कोई इशू था, तो वो बेचारी काफ़ी उनको इंजरी हो गई थी। तो इसलिए ये अपनी कंडीशन को देखते हुए मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। फॉरवर्ड पास फॉर एक्यूरेसी। अच्छा, ये एक कुछ टेस्ट होते हैं फॉरवर्ड पास, हम कहते हैं जी कि फुटबॉल, डेफिनेटली ये टेस्ट फुटबॉल से रिलेटेड है। फॉरवर्ड पास कैसे है कि आप भागते हुए जा रहे हैं और आगे अगले आपका कोई साथी प्लेयर आगे खड़ा हुआ है, उसको आपने पास देना है। ठीक है। इसके लिए घर में अगर कोई नहीं है तो एक बॉल मैंने कहा था कि आपके पास होना चाहिए, चाहे वो वॉलीबॉल ले लें, फुटबॉल ले लें, घर में होना चाहिए। ठीक है, 1-2 हज़ार का खर्चा कर लें वॉलीबॉल या वो कर लें, एटलीस्ट उससे ड्रिबलिंग आपकी हो जाएगी, वॉलीबॉल दीवार के साथ खेलना आपको आ जाएगा, फुटबॉल की किक्स वगैरह उस पर लगाने करना, तो बास्केटबॉल और हैंडबॉल की उससे पासेस वगैरह आप दे सकते हैं, फुटबॉल के पासेस उससे कर सकते हैं, एक बॉल अगर घर में है तो आपके पास। ठीक है, तो उसका बड़ा फ़ायदा हो जाता है आपको। तो ये सारे के सारे जी उसमें टेस्ट इंक्लूड हैं। शायद मैं नीचे आ गया था। वन वेट, सॉरी, वन वेट, वो कहते हैं कि वेट की एक्सरसाइज कोई होनी चाहिए। उसमें वेट की एक्सरसाइज क्या हो सकती है, पुशअप, पुल अप हो सकता है। अच्छा, इसी तरह फिर 102 क्वेश्चन है। वो कौन से टेस्ट हैं जो इंक्लूड हैं जी, आहा, आहर्ड। ये आहर्ड नहीं होता, आहापर्ड होता है, AAPHERD, आहापर्ड। क्या मतलब होता है, वेरी गुड, अमेरिकन अलायंस, AA से।
ठीक है। हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, ये कैपिटल लेटर में होता है, इन्होंने छोटे में लिखा हुआ है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, रिक्रिएशन एंड डांस, वो कहते हैं जी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। फॉरवर्ड पास है, आगे की तरफ पास देना। 50 यार्ड विद फुटबॉल ब्लॉकिंग, ठीक है। 50 मीटर के फासले पे आप खड़े हैं और फुटबॉल को ब्लॉक कर रहे हैं, यानी कि कोई आपकी तरफ फुटबॉल फेंक रहा है और आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं। और उसके बाद फिर फॉरवर्ड पास है, एक्यूरेसी के साथ सामने अपने खिलाड़ी मुख्तलिफ खड़े हुए हैं कुछ फासले के ऊपर, उनको आपने ऐसा पास देने के बाद उनके पास चला जाए, इसको कहते हैं एक्यूरेसी पास। फुटबॉल पासिस फॉर डिस्टेंस। टेस्ट आर इंक्लूड इन हार्ड वॉलीबॉल स्किल। यहाँ पर ये जो अमेरिकन अलाइंस है ना, अमेरिका के कुछ लोग हैं, उन्होंने यूनियन बनाई हुई थी और वो हर गेम से रिलेटेड कोई ना कोई टेस्ट बता दिया करते थे कि इस गेम के लिए ये टेस्ट है, इस गेम की स्किल चेक करने के लिए ये टेस्ट है। तो इसके लिए वॉलीबॉल के लिए वो कहते हैं जी कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, सॉफ्ट बॉल है, जिग जैग रनिंग है और वॉल पास है। सॉफ्ट बॉल क्या होता है, जिग जैग रनिंग, आप मतलब कोन्स रखी होती है उसके आसपास लेफ्ट राइट इधर उधर रनिंग करना, ठीक है। वॉल पास क्या होता है, वॉलीबॉल का आपको बेहतरीन बताया था कि ये क्वेश्चन मुझे कभी किसी ने पूछा था एक इंटरव्यू में कि वॉलीबॉल में आपका बेहतरीन उस्ताद क्या होता है, तो मैंने कहा जी कि दीवार के साथ अगर आप खेल रहे हैं तो दीवार आपका एक बेहतरीन उस्ताद है, तो वॉलीबॉल आपको सिखा देता है। वॉलीबॉल लें, दीवार पे आप फेंकते रहें, मारते रहें और डिगिंग करते रहें, ठीक है। जिस एंगल और डायरेक्शन में आप फेंकेंगे उसी से वापस ही उसी स्पीड से वापस आएगी बॉल आपके पास, तो डिगिंग करते रहें। उसके बाद सॉफ्ट बॉल क्या होता है, ये फोम का बना हुआ एक छोटा सा बॉल होता है, ठीक है, जिसको जोर लगा के फेंकना पड़ता है। समझ आएगी बात, उसके ऊपर जोर ज्यादा लगता है, वो दूर बहुत कम जाता है क्योंकि हल्का होता है ना फोम, जिस तरह से फोम को उठा के मर्जी जोर लगा के फेंके दूर नहीं जाता, ये वो चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 104 है, द इंट्रोडक्शन इज द पार्ट ऑफ पेपर थीसिस। अब ये रिसर्च का क्वेश्चन आ गया। दैट प्रोवाइड रीडर्स विद द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन फॉर द रिसर्च रिपोर्टेड इन द रिसर्च पेपर। वो कहते हैं रिसर्च पेपर के अंदर वो कौन सी चीज़ ऐसी होती है जिसको अगर जो रीडर है वो पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि थीसिस के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली वो इंट्रोडक्शन ही है जिससे पता चलता है कि ये इस थीसिस के अंदर क्या चीज़ होगी या रिसर्च पेपर के अंदर क्या कुछ है। क्वेश्चन आयर आर यूज्ड एज वन ऑफ द टूल फॉर डाटा कलेक्शन। अच्छा जी, देखें नीचे, और नहीं, प्रपोजल स्टार्ट में होता है बच्चे, और जब रिसर्च, देखें इसमें प्रपोजल का ऑप्शन नहीं है ऊपर, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट एक बयान होता है, टॉपिक सिर्फ नाम होता है, ठीक है। और जो इंट्रोडक्शन आप देते हैं ना पहले पेज पे, उसमें आप बताते हैं, टॉपिक से पूरी बात समझ में नहीं आती। जब इंट्रोडक्शन आप देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी रिसर्च का टॉपिक का था एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स ऑफ अ मेल टेबल टेनिस प्लेयर, सिग्निफिकेंट डिफरेंस इनके दरमियान था। तो मतलब इतना खास वो नहीं पता चलता। जब इंट्रोडक्शन दिया गया तो इंट्रोडक्शन में वो सारा कुछ बताया जाता है कि हाँ जी, इस रिसर्च पेपर में डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान के टेबल टेनिस के प्लेयर थे जो स्कूल लेवल के थे, बच्चे टीनेजर्स, ठीक है। वो कुछ हल्के प्लेयर और कुछ अच्छी लेवल के प्लेयर थे, 50-50 बच्चे उनमें से लिए गए और उनका पूरी बॉडी के मेजरमेंट्स ली गई और उससे पता चला कि जिस बच्चे के बाजू की लेंथ ज़्यादा है, गर्थ ज़्यादा है, ठीक है, और वो ज़्यादा एजिलिटी उसकी ज़्यादा है और वो अच्छा प्लेयर है बानिस्बत दूसरे बच्चे के, वगैरह वगैरह। तो बाकी पूरा 100 पेजेस का जो थीसिस है वो बाद में है, एक पेज पे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर आपने क्या रिसर्च की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि ग्राफ जो है वो एक डाटा को रिप्रेजेंट तो करता है, शो तो करने के लिए किया जाता है। सैंपल एक रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा है, ठीक है, लेकिन टूल नहीं है डाटा कलेक्ट करने का। इसी तरह स्ट्रक्चर्स कोई और चीज़ है। तो क्वेश्चन आयर जो है ये एक टेस्ट आप समझ लें किस तरह का होता है जो कि डाटा कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन की सूरत में। समझ आ रही बात, आसान है इसलिए ज़्यादा मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा।
अच्छा, अब आपके पास आ गया रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले आपके पास होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को ढूंढे कि प्रॉब्लम है कौन से, रिसर्च वाले प्रॉब्लम कौन से हैं आपके पास, वो कौन सा मसला है जिस पे रिसर्च की जानी जरूरी है। आइडेंटिफाई कर लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम आपको आ गए, उनमें से एक प्रॉब्लम को आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो समझ लें कि सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम जो है रिसर्च प्रोसेस में वो पहला मसला है। टॉपिक चुनना, आप जब रिसर्च के लिए जाते हैं तो आपको पहले बताते हैं, हाँ जी, इवन के मैं एडमिशन के लिए जब गया ना तो उन्होंने कहा जी कि रिसर्च के बारे में जानते हैं। मैंने कहा जी थोड़ा बहुत। आप एमफिल के थर्ड सेमेस्टर में आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहेंगे, तो ये उन्होंने इंट्रोडक्शन में इंटरव्यू में पहले ही उन्होंने पूछा था। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना ये बड़ा अहम है। उसमें फिर आप 30-40 प्रॉब्लम या कोई इस तरह के इश्यूज जो होते हैं आपके टॉपिक के सब्जेक्ट के मुताबिक, वो आप लिस्ट बना के देते हैं। वहाँ से फिर आपको एक टॉपिक सजेस्ट किया जाता है कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें, इसका सिनॉप्सिस बनाएं। जी, क्वेश्चन नंबर 107 है, सजेस्टेड सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। जो आप सजेस्ट करते हैं अंदाज़ा लगा के, जी अच्छा ये मसला है, तो जब आप उसका प्रपोजल बना रहे होंगे, सिनॉप्सिस बना रहे होते हैं, आप इसका हल या वो हाँ मसले का हल जो आप सजेस्ट करते हैं वो क्या होता है, डेफिनेटली वो उस वक्त हाइपोथेसिस होता है। और जब फिर हाइपोथेसिस, क्योंकि फर्जी बयान होता है ना कि अच्छा ये इस मसले का ये हल हो सकता है या होगा। ठीक है, ये इस वक्त होता है आपका मफरूज़ा। और मफरूज़े के बाद जब उसमें से आप दलाइल देंगे, दलाइल दे के फिर आप तजर्बा करेंगे। ठीक है, जो भी आपका रिसर्च डिज़ाइन है वो पूरा करेंगे, फाइनल आखिर में वही बात पक्की हो जाएगी, हाँ जी इस मसले का ये हल था, ये हल है। ठीक है, तो बात वही होती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से गुजर के आती है, तब वही हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाती है। ठीक है, साइंटिफिक प्रोसीजर सबको आता है ना। गुड, तो वो सारे उसके स्टेप बाय स्टेप आपको याद होने चाहिए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 108 है, वो कहते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है, डैश इज़ अ बॉडी ऑफ डिस्कशन, जिसके ऊपर डिस्कशन होती है, आर्गूमेंट दलाल वगैरह दी जाते हैं, एग्जांपल दी जाती हैं, एंड स्टोरीज दैट टेल्स अबाउट द थीसिस। ठीक है, और वो कौन कौन सी स्टोरीज उसमें बयान की जाती हैं जो थीसिस के बारे में मालूमात देती हैं। अभी ऊपर भी पहले हमने कहा था कि वो कौन सी चीज़ होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होता, ऑब्जेक्टिव्स 2-3 लाइनों के होते हैं, हाइपोथेसिस भी 2-3 1-1 2-2 लाइनों के होते हैं हाइपोथेसिस। तो इंट्रोडक्शन होता है जो कि आपको बताता है थीसिस के बारे में। 109, विदाउट एन इंट्रोडक्शन अ थीसिस कैन नॉट बी फाइनलाइज्ड। तो डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट, कुछ थीसिस में एब्स्ट्रैक्ट होता है और कुछ में नहीं होता लेकिन इंट्रोडक्शन हर थीसिस में होता है। वैसे तो देखें कि ऑब्जेक्टिव भी देना ज़रूरी होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर आप ना भी दें तब भी रिसर्च आपकी कुछ ना कुछ हो जाती है। और अगर आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो कुछ उसमें जैसे कि सेंसेस वगैरह है, मर्दमशुमारी हो गया या कोई राय शुमारी हो गई, उसमें हाइपोथेसिस वगैरह नहीं भी होते तो काम चल जाता है, लेकिन इंट्रोडक्शन सबके लिए ज़रूरी होता है। 110 है, एन इंट्रोडक्शन कंटेन डैश, सो एन इंट्रोडक्शन मस्ट हैव द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। वो कहते हैं इंट्रोडक्शन में कौन सी चीज़ होनी चाहिए जो कि इंट्रोडक्शन के लिए मसले का जो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, बयान मसला इसको बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, बयान मसला को वाजे करता हो। तो वो है जी के बेसिक आइडिया ऑफ थीसिस इंट्रोडक्शन में। यानी कि जब हम समरी पढ़ते थे ना, समरी से पहले उसका एक छोटा सा खुलासा होता था, याद है ना,
वो खुलासा छोटा सा होता था और समरी की पेजेस पर मुश्तमिल होती थी, तो खुलासा पढ़ के अंदाज़ा हो जाता था। तो मेन आइडिया या बेसिक आइडिया होता है उसका थीसिस का इंट्रोडक्शन के अंदर। 111 है जी, थीसिस इंट्रोडक्शन। ये सारे देखें ना कि ये बोरिंग क्वेश्चन है कि सारे एक ही सिर्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन उनको जहाँ से मिले उठा के कॉपी पेस्ट कर मारे हैं। इस वजह से मुझे ये बुक जो है ना बड़ा अजीब इरिटेटिंग लगती है। हाँ जी, वो कहते हैं कि थीसिस इंट्रोडक्शन इज टू मेक फेमिलियर द रीडर टू द स्टडी प्रेजेंटेड इन द बॉडी ऑफ द थीसिस। वही एक ही बात को घुमाया फिराया हुआ है। बस वो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर उठा के नेट से अभी ये वाला क्वेश्चन आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करें गूगल पे, जिस वेबसाइट से उठाया गया होगा वो पूरी की पूरी वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगी। यही ऑप्शन, यही तरतीब, यही क्वेश्चन सारे वहाँ पे आपको नजर आएंगे। इवन कि सीक्वेंस भी वही होता है। तो इससे पता चल जाता है कि ये कॉपी पेस्ट है। और कॉपी पेस्ट के लिए क्या करते हैं, मतलब कौन सा वो होता है, सॉफ्टवेयर होता है। आपने चेक करना हो कि आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ तो क्या करते हैं। हाँ जी, प्लेजरिज्म निकालते हैं। गुड। हाँ जी, कोई पढ़ेगा? ये सवाल बड़े आसान आसान है, मुझे बोरिंग से लग रहे हैं। आप ज़रा जल्दी जल्दी इनको पढ़ते जाएं, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं बताता हूँ आपको। अभी फ़िलहाल इसको रीड आउट करते जाएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 112 पढ़ें जी ज़रा। अच्छा, अच्छा कीवर्ड है जी नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक है कि गैर अददी, जिसमें अदाद शुमार नहीं होते। जिसमें अदाद शुमार नहीं होते अल्फाज में बयान किया जाता है, ठीक है ना, इंसान की मूवमेंट को, हरकत को, तो वो डेफिनेटली वो क्वालिटेटिव होता है। मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त वॉक कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, और इसको दो अंदाज में बयान किया जा सकता है कि मैं मशरक़ की जानिब चल रहा हूँ, या एक स्लो रफ्तार में चल रहा हूँ, या वॉक कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। ये लफ्ज़ों में जो कुछ बात बता दी गई ये क्वालिटेटिव बात है। और क्वांटिटेटिव क्या होगी कि मैं इस वक्त 6 किलोमीटर फी घंटा 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रहा हूँ, या मेरे स्ट्राइड की लेंथ जो है वो 1 मीटर है, या 1 गज है, वगैरह वगैरह। तो नंबर्स में होगी तो वो क्वांटिटेटिव हो जी। दैट वाज अ वेरी गुड जंप। अगर कोई आपके सामने को किक मारता है, वाह क्या खेला है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, ज़बरदस्त जंप लगाया जी। तो ये जब अल्फाज में आप बता रहे हैं तो ये क्वालिटेटिव है। अगर कहें वाह जी वाह, 2.5 मीटर का जंप लगाया जी, 6 फुट का जंप लगाया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, क्वांटिटेटिव जी। अच्छा, ये अनाटमी का क्वेश्चन इन्होंने दे मारा है। सुपरफिशियल क्या होता है, जो आपके बॉडी के करीब होता है, और उसके नीचे डीप मसल होते हैं। जैसे कि सुपरफिशियल मसल आपके स्किन के करीब होते हैं, और डीप मसल जो उनके नीचे होते हैं। हाँ जी, सुपरफिशियल सतही। चलें चलें चलें। हाँ जी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जिसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, ये आपको पढ़ाए थे। कौन से प्लेन में होगा, जाग जाएं। वेरी गुड। क्यों लेफ्ट और राइट में था जी, लेफ्ट और राइट में क्यों था। फ्लेक्शन एक्सटेंशन आगे और पीछे की मूवमेंट है, ये है ना। सैजिटल प्लेन आपको कट कर रही है लेफ्ट और राइट में। जब लेफ्ट और राइट में कट कर रही है तो आपकी लेफ्ट राइट मूवमेंट हो ही नहीं सकती, आपकी आगे पीछे हरकत होगी। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी प्लेन है जो आपकी आपकी बॉडी को दरमियान से कट कर रही है, और दरमियान में कोई एक सरफेस आ गई है, तो आप लेफ्ट और राइट हरकत कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया। अब हरकत कहाँ से कर सकते हैं, आगे पीछे की जानिब, सर को झुका सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं, पीछे। जी, जल्दी जल्दी करें जी।
हाँ जी, लेटरल साइड फ्रंटल क्या है कि ये फ्रंट और बैक में आपकी बॉडी कट हो जाती है तो आगे पीछे फ्रंट और बैक मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, फिर कहाँ होगी? लेफ्ट राइट में एडक्शन एबडक्शन होगी। हम जी प्लेन की ही बात कर रहे हैं। आपने तो वही बात कर दी कि एक बहरा बंदा जा रहा था, कंधे पे जाल रख के, तो आगे भी एक बहरा बंदा बैठा हुआ था। तो उसने पूछा कि भाई मछलियां पकड़ने जा रहे हो? उसने कहा नहीं 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 भाई, मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। उसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा शायद मछलियां पकड़ने जा रहे हो। तो बेटा जी हम इसकी प्लेन्स की ही बात कर रहे हैं, आपने भी प्लेन ही समझा है तो सही समझा है। हाँ जी। हाँ जी, हॉरिजेंटल का मतलब ही ट्रांसवर्स होता है। गुड हो गया, चलें आगे, जल्दी करें। डॉर्स डॉर्सिफिकेशन नहीं है बेटा जी, डार्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। अच्छा जी, कोई बताएगा जल्दी से, सादिया बता दें। दोनों सादियों में से कोई एक बता दें कि जी डॉर्सिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लांटर फ्लेक्शन क्या होता है। बेटा जी अब मुझे एक बात नहीं समझ आई आपकी, नेटवर्क का कोई इशू है, आवाज़ कट रही थी आपकी। गुड। और प्लांटर फ्लेक्शन नीचे की जानिब, जिसमें एड़ियाँ आप ऊपर उठा लें। ठीक है, अगर आप एड़ियों पे खड़े हों तो टोज ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, ये डॉर्सिफ्लेक्शन। अगर आप टो पे खड़े हों, एड़ियाँ ऊपर उठा लें, ठीक है, तो ये प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगा। ये प्लांटर फ्लेक्शन है। चलें चलें जल्दी करें। हाँ जी, फ्रंटल प्लेन में ही एडक्शन और एडक्शन होती है। ठीक है जी। हाँ जी, सबिहा बच्चे, बेटा जी आप ये बताएं कि प्रोनेशन और सपिनेशन क्या होता है। सबिया हैं हमारे साथ? ओके जी, नौरीन आप बताएं। नौरीन भी नहीं है। हाँ जी, सीधा पुट्ठा आपको बताया था। सपिनेशन सीधा, सुपिनेशन सीधा और प्रोनेशन पुट्ठा। सीधा पुट्ठा बस हाथ पुट्ठा है तो प्रोनेशन है, ये याद रखने के लिए बताया था। चलें जी। हाँ जी, सैम्पलिंग आपने सुना था, पढ़ा था? सैम्पलिंग का लेक्चर आपने पढ़ा है ना, सुना है? तो उसमें जी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है? छोटे छोटे स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब है छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। 100 बंदा है तो 100 बंदा आपने लेना है ना सैंपल के तौर पे, तो उसके 10 छोटे छोटे ग्रुप्स बना देंगे, इसको हम कहेंगे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ओके जी, लॉन्गिट्यूडनल। चलें चलें। हाँ जी, लॉन्गिट्यूडनल सर्वे ये है कि किसी का आपने बचपन से लेके बुढ़ापे तक 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल तक मुताला आपने करना है ना। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लंबे अरसे तक जो आपने सर्वे करना है, ये है जी लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। हाँ जी, जो सिंपल कुरानंदाजी के ज़रिए आप कह लें कि जी अच्छा इसको सिलेक्ट करना है, हेड आ गया, टेल आ गया, वगैरह वगैरह, कॉइन के ज़रिए सिक्का उछाल के टॉस करके। जी हाँ जी, सैम्पलिंग क्या करता है कि वो एक ऐसा आपके पास डिवाइस कलेक्ट है जो कि आपको आबादी से डाटा कलेक्ट करने में मदद देता है जी।
हाँ जी, 2 ग्रुप आपको बताए थे, एक एक्सपेरिमेंटल जिसको वेरिएबल अप्लाई किए करवाया जाता है और दूसरा है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप को कोई एक नॉर्मल हालात में रखा जाता है। जी, जी। चलें नेक्स्ट। हाँ जी, पता है जी कि हर 5वाँ नंबर लेंगे। लोगों को 100 फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 5000 की आबादी है, उसमें से आपने 100 लोग चुनने हैं, ठीक है? तो हर 5वाँ नंबर ले रहे हैं, हर 50वाँ नंबर ले रहे हैं, हर 100वाँ नंबर ले रहे हैं। तो ये सिस्टमैटिक तरीका है। हाँ जी, कॉज़ और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कॉज़ छोड़ता है और इस उसका इफ़ेक्ट जो ज़ाहिर होता है ना, वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? मिसाल के तौर पे चाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कॉज़ है और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल की सूरत में वो अलर्टनेस होगा। फ़िटनेस जो है वो डिपेंड कर रही है, वो इफ़ेक्ट है किसकी वजह से पैदा होता है? अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी खुराक की वजह से। अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी खुराक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और काज है, ठीक है। हाँ जी, बाज़ वक़्त ये होता है कि जब एक रिसर्चर है ना, उसको तो पता होता है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन जिसके ऊपर रिसर्च नहीं की जा रही, फॉर एग्ज़ाम्पल खिलाड़ी के ऊपर आप कर रहे हैं। खिलाड़ी मैच खेल रहा है, उसको क्या पता कि मुझे कोई वॉच कर रहा है रिसर्च की मदद से, तो वो होता है सिंगल ब्लाइंड। लेकिन बाज़ वक़्त ये भी होता है कि जो रिसर्च कर रहा है, उसको भी नहीं पता होता, जो जिसके ऊपर रिसर्च हो रही होती है, उसको भी नहीं पता चलता। तो इसको हम कहते हैं डबल ब्लाइंड डिज़ाइन। हाँ, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में होता है ये। फिजियोलॉजिकल इशू, बायो से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड फिजियोलॉजिकल इश्यूज। तो बेसिक रिसर्च को हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं। पहले लेक्चर में ही आपने इसके डेफिनेशन याद की थी। ये प्योर रिसर्च और एजुकेशन के लिए होती है सिर्फ और सिर्फ। हाँ, अप्लाइड क्या करते हैं कि जो आपका है जी के डिस्क्राइबिंग रिस्पॉन्सेज ऑफ पर्सन टू एक्सरसाइज, responses of person to environmental factor, responses of person to nutritional factor। अप्लाइड रिसर्च तो जहाँ जहाँ आप एक्सरसाइज देखें, आपने पढ़ा हैंड स्टैंडिंग, जिम्नास्टिक, ये चीज़ें सारी थ्योरी पढ़ी, ये क्या था? अरबिक एंड अरब बेसिक रिसर्च था। इसको आप जब प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करते हैं ये फिजिकल एजुकेशन में, तो ये अप्लाइड रिसर्च हो जाती है। माहौलियात की नहीं ना, एक्शन तो एक इमीडिएट एक क्लासरूम इफेक्ट है। फौरी तौर पे जब आप कोई मसले का हल करते हैं क्लास में फौरी मसला पैदा हुआ, फौरी उसका हल करते हैं, तो वो एक एक्शन रिसर्च है, ठीक है। अब माहौल के बारे में आप पढ़ते हैं जी कि माहौल की को साफ करने के लिए पौधे ज़रूरी हैं और ग्लोबल वार्मिंग क्या है और मतलब ऑक्सीजन को कैसे बढ़ाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कम करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हैं, आलूदगी माहौल की कैसे होती है, पानी की आलूदगी, शोर की आलूदगी, वाटर, ज़मीनी आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ आप पढ़ते हैं। जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च हो जाएगी। इसी तरह फिर वो कहते हैं कि न्यूट्रिशन के जी आपकी पूरी ग़िज़ा में पूरे दिन की कैलोरीज इतनी होनी चाहिए, 2500 से 3000 कैलोरीज नॉर्मल आपको लेनी चाहिए, ठीक है। 40 हिस्से 60 हिस्से जो है आपको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, 20 हिस्से प्रोटीन और 20 हिस्से फैट लेना चाहिए, इतने ग्राम मिनरल्स, इतने ग्राम फलां फलां वाइटामिन चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये आपके पास था बेसिक रिसर्च। जब आप डेली इस पे अमल करना शुरू कर देते हैं प्रैक्टिकली, तो ये क्या है? अप्लाइड रिसर्च होगी, ठीक है जी। अल्लाह ताला ने कहा जी कि बार बार कहा कि जी नमाज पढ़ें, ज़कात दें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, ठीक है। तो ये आपके पास प्योर नॉलेज है, आपको इल्म
दिया है अल्लाह ताला ने, ये तो बेसिक रिसर्च है, ठीक है। जब आप इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तो वो अप्लाइड रिसर्च हो जाता है। हाँ जी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी फंक्शन देखें, पूरी बॉडी का फंक्शन हो गया। फिर बॉडी में कितने सिस्टम है आपके, जल्दी बताते जाएं। कितने सिस्टम पे एक बॉडी बेस करी है? 11 सिस्टम। 11 सिस्टम है। फिर एक सिस्टम का आप फंक्शन देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन अलग है, कार्डियो का अलग है, वगैरह वगैरह। उस सिस्टम में फिर एक एक आर्गन का आप फंक्शन देखेंगे, आर्गन के बाद टिश्यू का फंक्शन देखेंगे, टिश्यू के बाद फिर सेल लेवल का फंक्शन देखेंगे, सेल क्या करता है। तो फिजियोलॉजी सेल से लेके पूरी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन का मुताला है जी। हाँ जी, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि रिसर्च के अंदर रिव्यूज ऑफ रेलिवेंट लिटरेचर जो होता है, रिव्यू ऑफ रेलिवेंट लिटरेचर क्या है, ये अभी टॉपिक हमने थोड़ा पढ़ना था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा है, लेकिन इसका पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई रिसर्च का टॉपिक दिया गया है, जब मैंने इस टॉपिक के बारे में हाइपोथेसिस और वो चीज़ें बनाना शुरू की, तो मैंने देखा कि अच्छा, ये भी तो देखें कि जो मैं काम कर रहा हूँ, पहले मैंने अपना प्राइमरी डेटा लिया, अपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इकट्ठी की। उसके बाद फिर मैंने गूगल किया, दुनिया भर से डाटा लिया कि क्या इस टॉपिक के ऊपर लोगों ने भी कोई रिसर्च की हुई है। और कुछ 5-6 लोगों का वो एक एक पैराग्राफ या उनका काम जिस बंदे ने किया था उस टॉपिक पे, या उससे मिलते जुलते टॉपिक पे और किस लेवल पे किया था, उनके काम का एक एक पैराग्राफ मैं अपने रिव्यू ऑफ रेलिवेंट लिटरेचर के तौर पे दूंगा कि अच्छा, ये टॉपिक मैंने तो लिया है, लेकिन इससे पहले फला फला बंदे ने काम किया और इतने लेवल तक काम किया है, अब मैं जो कर रहा हूँ वो इस किस लेवल का होगा, किस हद तक होगा, वो आपने बताना है अपने लिमिटेशन वगैरह उसमें। तो इसको कहते हैं रिव्यू ऑफ रेलिवेंट लिटरेचर, कि आप जो लिटरेचर आपके पास है उसको रिव्यू कर रहे हैं कि पहले भी लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, या नहीं भी किया तो भी आप लिखेंगे। समझ आई बात की? ओके। हाँ जी, कि वो डाटा आपका वैल्यू से अप्रोप्रिएट भी है, यूजफुल भी है और मीनिंगफुल भी है, मतलब बामकसद भी है। हाँ जी, इंडक्टिव रिसर्च जो है, जो खा स्पेसिफिक टू जर्नल होती है या जनरल टू स्पेसिफिक होती है, जल्दी से बताइए। स्पेसिफिक टू जनरल याद रखें। डिडक्टिव जो है, डिडक्शन कहते हैं खारिज करना, डिडक्ट करना, कम करना। जो डाटा ज्यादा होगा उसको कम करेंगे ना। अच्छा, ये बताएं कि आम लोग ज्यादा होते हैं या खास लोग ज्यादा होते हैं? डेफिनेटली आम लोग बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा है। खास लोग तो होते ही थोड़े थोड़े हैं, ठीक है जी। तो आप आम से आम को कम करेंगे, डिडक्ट करेंगे, तो वो बनेगा जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। उसको हम कहेंगे डिडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव क्या होगा? जो स्पेसिफिक थोड़ी सी मालूमात है, तो उसको आप जनरलाइज कर दें। इसकी कोई एग्जांपल आपके पास है, आ रही है माइंड में? बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं। जी जी, चावलों की, चलें जी, अदील को मौका दे देते हैं। अदील, आप बताएं, चावलों के अलावा कोई मिसाल बतानी है, चावलों वाली इन्होंने दे दी है। जी, चलें जी, दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये बत्तियां ज़्यादा हो जाएं। ये 5,000 तो एक, हाँ, अनाउंस तो हो जाए ना। अच्छा अच्छा, चलें जी, अल्लाह बेहतर करेगा। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, मायूस कभी भी नहीं होना। यकीन करें कि मायूस नहीं होना, कि हमारा जब टेस्ट कैंसिल हुआ ना, हमारे 99% लोग मायूस होकर बैठ गए। उन्होंने कहा जी कि नहीं आनी अब सीट्स। आई हुई सीट्स पहले 4 साल बाद आई थी, 17 के बाद 21 में आई हैं, तो वो भी अब टेस्ट कैंसिल हो गया और उसमें
ये घपला हुआ है, तो अब मेरा अब सब समझते थे कि ये नहीं आएंगी, लेकिन हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और एक दिन भी हमने छुट्टी नहीं की और पढ़ते रहे। हमने कहा नहीं, आएंगी आएंगी और इंशाल्लाह हमने उसमें कामयाबी हासिल करनी है, और अल्लाह ने दी। अल्लाह से वो अच्छे का गुमान हमने रखा, और अल्लाह ने एक लम्हे के लिए हमने ये नहीं सोचा कि पता नहीं हमारी जॉब होती है या नहीं आती। ठीक है, तो देखें कि ये जो आपका बिलीव है ना, ये बहुत बड़ा काम करता है। अल्लाह पे बिलीव होना चाहिए कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें देगा। अल्लाह ने ही देना है और देता है वो। ठीक है, सिर्फ आपका ईमान कमजोर नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि पता नहीं अल्लाह ताला हमें देता भी है या नहीं देता। ठीक है, ऐसा डामाडोल जो आपका बिलीव है वो नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, दोबारा भी आप लोगों का वो ज़रा थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि दूसरों की एग्जांपल्स हम नहीं देते, मैं अपनी एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है। मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था, और मतलब शुरू से ये टीचिंग का, हर बंदा जो कहता है ना कि शुरू से मुझे शौक था, वाकई कोई ना कोई आप में गट्स होते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो वो फिर आपके अंदर एक तजस्सुस रह जाता है कि मैंने ये करना है। कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, फोर्स में, कोई फलां फलां पायलट, डॉक्टर, फलां टीचर। तो मेरा ये था कि मैंने टीचर बनना है। ठीक है जी। तो मैं और कोई जॉब करना नहीं चाहता था, पुलिस में, कोई आर्मी में। आर्मी में तो इवन कि मेरी कोई हो गई थी सिलेक्शन वगैरह, तो वो मेरे घर भी आ गए थे और मुझे लेने के लिए अब्बू ने डांटा भी था। मैं घर से भाग गया था कि मैंने जी सारा दिन वो मुझे एक थे सर बैठे रहे घर में। उस वक्त ज़रा ज़्यादा वो करते थे कि जी जिस जो बंदा हो गया है, डॉक्यूमेंट सिर्फ सेंड करें और आपकी जॉब पक्की है। तो मैं नहीं गया था, तो खत्तो किताबत का सिलसिला था, तो उन्होंने लेटर वगैरह भेजे, एड्रेस था, फिर घर आ गए। शाम तक वो बैठे रहे लेकिन मैं नहीं आया, आखिरकार वो चले गए। तो अब्बू ने डांटा भी था उसके ऊपर कि भी जी जॉब मिल रही है, चलें जैसी भी है, गवर्नमेंट की जॉब है, आर्मी की अच्छी जॉब है, बाइज्जत तो कर लो। खैर मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो टीचिंग वाली साइड पे जाना है। तो मैं प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी कर रहा था, लेकिन दुआ थी, सारे दोस्त पुलिस वगैरह में इधर उधर हो गए। तो मेरा होता था कि या अल्लाह जॉब दे दे, टीचिंग की जॉब ही दे दे, टीचिंग की जॉब दे, भले प्राइमरी स्कूल में ही दे दे, दरिया पे दे दे, लेकिन दे टीचिंग की। अब मैंने क्या मांगा अल्लाह से, अपने मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक कम मांगा कि या अल्लाह प्राइमरी स्कूल में दे दे और दरिया पे बेशक दे दे। वही हुआ, प्राइमरी स्कूल में जॉब मुझे मिली और दरिया के ऊपर मिली। ठीक है, तो ये सबिया बेटी हमारे पास हैं, इनके अब्बू थे हमारे उधर ऑफिस में फाइलें शाइलें देने करनी। तो ये उधर थे, हेड क्लर्क होते थे। अब भी हैं या पता नहीं रिटायर हो गए हैं सबिया। तो खैर वो जॉब जी वहाँ पे मिली हमें। तो मैं 40 किलोमीटर दूर जाता था, वन साइडेड 40 किलोमीटर वापस आना होता था। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैंने कम मांगा है, मुझे ज़्यादा मांगना चाहिए था। फिर मैंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह अब ना मुझे मेन शहर में जॉब दे। फिर खैर वो जैसे कैसे नेक्स्ट भर्तियाँ आईं 2 साल बाद, और एनटीएस के थ्रू आई। ठीक है, और एनटीएस में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप भी किया, और 2 लोग हुए सिर्फ। पूरी तहसील में 100 से ज़्यादा सीटें थीं, एक एक स्कूल में हम नखरे से गए, और शहर के सबसे बड़े और मेन स्कूल में मैंने जनाब वो जॉब ली, वो सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद फिर ये था कि पीपीएससी का ख्वाब था कि चलें जी अब 15 स्केल तक पहुँचे हैं तो 17 में चले जाएं। जैसे होता है, इंसान को कोशिश तो करता ही है। तो उसके लिए फिर कोशिश भी की, मेहनत भी की, और दुआ भी की, और यकीन के साथ तो आपके सामने है, अल्लाह ताला ने वो कामयाबी दी। आप लोग भी पूरे यकीन के साथ, गुमान के साथ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें ज़रूर देंगे, और वो देंगे इंशाल्लाह आपको। कंटेंट एनालिसिस जो आपके, अच्छा ये एक रिसर्च का एक तरीकाकार है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई एक बुक है, आप उसका एनालिसिस करना चाहते हैं कि अच्छा ये फलां बंदे ने बुक लिखी थी, क्या ये रिसर्च के असूलों पे पूरी उतरती है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो ऑथेंटिक भी है, ये भी एक ख़ास किस्म की
रिसर्च है, ख़ास तौर पे हिस्ट्री की जितनी भी बुक्स वगैरह होती हैं, पुरानी किसी ने लिखी हुई हैं, उसके कंटेंट को चेक करने के लिए कि ये कौन-कौन से सोर्सेज़ से ली गई मालूमात इन्होंने इकट्ठी की हैं वगैरह-वगैरह। जिस तरह से हम ये बुक कर रहे हैं ना, ये बुक के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा भी था कि इसका कोई भी एक क्वेश्चन आप लिखें नेट के ऊपर, तो वो सारे का सारा आपको एज़ इट इज़ डाटा वहाँ से नेट से मिल जाएगा कॉपी पेस्ट, ठीक है? तो इससे हमें पता चला कि इस बुक की क्रिएटिविटी इतनी कोई ख़ास नहीं है कि क्वेश्चन बनाया जाए। इसकी बजाय आप भट्ट साहब की बुक देख लें या ये जो ज़ुबैर साहब की बुक है, उन उनका ये है कि वो खुद से रिटन क्वेश्चन हैं। राइटिंग उनकी कुछ है, वो मतलब अल्फाज खुद सवाल बनाए हुए हैं, तो वो एक अलग क्रिएशन उसको हम कह सकते हैं कि है, किसी बंदे की काविश है। तो ये होता है कंटेंट एनालिसिस। समझ आ गई बात? हम्म, हाँ जी, क्या है मेटा? हाँ, मेटा नहीं, ये एक जनरल रिसर्च टाइप है। अच्छा, जब स्केल आप पढ़ेंगे ना मेजरमेंट वैल्यूएशन में, उसमें स्केल के टाइप्स हैं, नॉमिनल नाम से, और ऑर्डिनल, इनके थोड़े थोड़े वो हैं, ये आपको बताएंगे उसमें। इसको बेशक आप अंडरलाइन भी करते जाएं कि जो मेजरमेंट वैल्यूएशन के क्वेश्चन हैं, बेशक ये रिपीट हो जाएंगे आपके उसमें। बयानिया रिसर्च है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह, बयान के ऊपर है। वो कहते हैं कि 5 मील भगाने से बेहतर है कि आप ट्रेडमिल के ऊपर उस बंदे का आप टेस्ट ले लें, तो ये आपकी वैल्यूएशन आपके सामने आ जाएगी। वेरी गुड। ट्रेडमिल टेस्ट, ये ट्रेडमिल की कई दफ़ा हमने बात की। एक रनिंग मशीन होती है, रनर भी बोलते हैं इसको, इसकी स्पीड, हाँ, उस पे भागते हैं खड़े होके। हाँ जी, मेजरमेंट को फॉलो कौन करता है? मेजरमेंट के बाद क्या आता है? तो वैल्यूएशन ही आती है। पहले टेस्ट होता है, फिर मेजरमेंट होता है, फिर वैल्यूएशन। ठीक है। क्राइटेरियन रेफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है, क्राइटेरिया। वो कहते हैं कि आपने स्विमिंग की महारत का टेस्ट देना है। कैसे? कि जब आप एडवांस स्विमिंग सीखना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको बेसिक स्विमिंग की जो प्रोफिशिएंसी है उसका टेस्ट देना पड़ेगा कि आपको आती भी है कि नहीं, क्योंकि आप तो एडवांस लेवल का कोर्स करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं कंप्यूटर का एडवांस लेवल का कोर्स करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या है कि मुझे कंप्यूटर का एटलीस्ट थोड़ा बहुत एमएस ऑफिस का काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर मुझे कंप्यूटर का पहले ओपन करना, ऑपरेट करना ही नहीं आता, तो एडवांस लेवल का कोर्स मैं कैसे करूंगा? नहीं कर सकता। हाँ जी। नॉर्म वो तो आपको बता दिया कि नॉर्म्स सेट कर दिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपसे टेस्ट लिया और मैंने कहा कि जी 30 नंबर है मेरे, 40 में से 30 नंबर जो बच्चा लेगा ये मेरा नॉर्म्स है, तो अ, वो बच्चा बस, हाँ, यानी कि पहले ही आपने देखें, जो आपका 33% पासिंग मार्क्स है ये नॉर्म्स ही हैं, और जो पीपीएससी का 40% मार्क्स पास है वो भी नॉर्म्स पीपीएससी ने सेट कर दिए। देखिए, ये तो बहुत इजी है ना कि क्राइटेरिया क्या है। वो कहते हैं कि आप कंप्यूटर सीखने जाते हैं कि वहाँ पे एडवांस लेवल के कंप्यूटर कोर्सेज करवा रहे हैं, ठीक है? तो आपको उसके लिए चाहिए कि आपको बेसिक उसके कंप्यूटर के टेस्ट आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? डेफिनेटली आने चाहिए।
मिसाल के तौर पे आपको ये पीपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, तो इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि आपको फिजिकल एजुकेशन का कुछ कोर्स पढ़ा होना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होना चाहिए? ठीक है ना, तो आपके पास मास्टर डिग्री है, ये आपका बेसिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। किसके लिए? कि आप एडवांस लेवल की पीपीएससी की एनटीएस की तैयारी कर रहे हैं। अब ये बीए वालों को तो नहीं करवा सकते ना, उन्होंने तो पहले कोई अपनी फिजिकल एजुकेशन कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये वो कह रहे हैं कि स्विमिंग का एडवांस लेवल का कोर्स करने से पहले आपको जो बेसिक उसकी महारतें हैं स्विमिंग की, कि बाजू कैसे मारने हैं, हाथ कैसे मारने हैं, ठीक है, उसके स्टाइल कौन कौन से हैं, वो उसका टेस्ट आपको देना पड़ेगा जी। बटरफ्लाई लगाएं, ये ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ठीक है, फ्री स्टाइल, मेडले, ये कैसे होता है। हाँ हाँ, वही तो है ना कि आपको उसके बारे में बेसिक्स पता होगी तो एडवांस लेवल का आप सीखेंगे ना। अच्छा, सर्वे रिसर्च में वो कहते हैं जी कि लोग कैसे महसूस करते हैं, कैसे सोचते हैं, सर्वे कर रहे हैं ना। अभी आपके पास सर्वे एक आता है मोबाइल फ़ोन पे, डेली बहुत सारे सर्वे आपकी नज़र से गुजरते हैं, ठीक है। तो उसमें मोस्टली ये है कि जो आप लोगों से राय ली जाती है, ठीक है जी, कि आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन सा है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट चलें कौन सा है। तो ये सर्वे क्यों किया जाता है कि लोग कैसे क्या महसूस करते हैं, कैसे महसूस करते हैं, कैसे सोचते हैं, ठीक है ना। हाँ, सर्वे रिसर्च में अब देखें कि रिसर्चर विल फील सिलेक्टेड सैंपल, हाँ सैंपल उसने सिलेक्ट करने, ही डू हिज सर्वे स्टडी। जब वो सैंपल वो कहते हैं कि इसमें है कि कब ऑप्शन क्या आ रहा है, इन सर्वे रिसर्च रिसर्चर विल फील सिलेक्टेड सैंपल, कि रिसर्चर जब फील करेगा, जब आ रहा है ना वही है कि सैंपल को सिलेक्ट करना चाहिए, उस वक्त को कौन सी टर्म इस्तेमाल होगी, तो बड़े सिंपल से उन्होंने दिए हैं कि ये व्हेन। हाँ, एक पहले हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, लंबे अरसे तक सर्वे कई सालों पे मबनी। एक होता है क्रॉस सेक्शनल, किसी एक पॉइंट के ऊपर सर्वे करना है आपने। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें पॉलिटिकली, कुछ दिन पहले एक इशू हुआ था पॉलिटिकली बड़ा, खान साहब का। उससे पहले एक अरशद शरीफ साहब का कोई एक सानिया हुआ था। उससे पहले अगर देखा जाए तो अदम एतमाद की तहरीक आई। तो मतलब इन 3-4 सालों में जो मेन मेन इवेंट्स हुए हैं ना, किसी एक पॉइंट के ऊपर आप सर्वे करते हैं, अवाम का सर्वे कर लें, किसी एक इलाके का सर्वे कर लें, मोबाइल पे कर लें, ठीक है, तो ये होगा क्रॉस सेक्शनल सर्वे। लॉन्ग टाइम ये होती है जी। जैसे कि 75 सालों में पाकिस्तान की 75 साल तारीख, सियासी तारीख क्या है, इसको जब आप स्टडी करेंगे तो ये होगा लॉन्ग टाइम सर्वे होगा। हाँ जी, कि साइंटिफिक रिसर्च में और एजुकेशन रिसर्च के दरमियान बेसिक फ़र्क क्या है? उसका मेथड और है, प्रोसीजर और है, इसका मेथड और प्रोसीजर और होता है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, उसमें भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, इसमें भी किया जाता है, लेकिन तरीकाकार अलग है सिर्फ। हाँ जी, ये चीज़ तो आसान है, पढ़ी हुई है आपने। चलें आगे चलें। टेंटेटिव हम कहते हैं फर्जी एक्सप्लेनेशन जब आप देते हैं किसी के बिहेवियर की। ये तो हाइपोथेसिस होना चाहिए ना, टेंटेटिव तो हाइपोथेसिस होता है, तो इसको हाइपोथेसिस कर लें।
फर्जी बयान है ना, टेंटेटिव लिस्टें जब आपकी लगती है मेरिट लिस्टें, वो फर्जी होती हैं, उसके बाद फिर परमानेंट लिस्टें लगती हैं फाइनल। हाँ, रिसर्च प्रपोजल में फाइंडिंग क्योंकि आपने तो अभी करनी है, इंट्रोडक्शन देंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे, रिव्यू ऑफ रेलिवेंट लिटरेचर भी देंगे, लेकिन आपके पास फाइंडिंग नहीं होगी क्योंकि फाइंडिंग तो आपने प्रैक्टिस वो रिसर्च के बाद करनी है। हाँ जी, सैम्पलिंग की टाइप में से जी, सबको जब बराबर बराबर चांस होगा तो कुरानंदाजी करेंगे, जैसे कि आप वो करते हैं, कमेटी किसी ने डाली हुई होती है, ठीक है ना। अब हर बंदा चाह रहा होता है कि जी मुझे कमेटी मिले, उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि उनकी पर्चियाँ डाल लेते हैं, कुरानंदाजी कर लेते हैं। तो हर बंदे का बराबर चांस होता है कि जी मेरी निकलेगी, क्योंकि एक एक पर्ची होती है सबकी, तो सबका इक्वल चांस होता है, तो उसमें से रैंडमली आप सिलेक्ट करते हैं, तो जो भी आ जाएगा ये होगा सिंपल रैंडम सैंपल। ऐसे, हाँ जी, ऐसे सवालात होते हैं जिनके आंसर हल तलब होते हैं, एक ज़हानत एक बड़ा आपका ज़हीन गैस अंदाज़ा होता है। हाँ जी, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही होगा। ओके जी, ये तो एक टेस्ट मेजरमेंट एवेल्यूएशन, ये अभी हैं आगे, मेरी बात सुने, ये टेस्ट मेजर यूनिट 2 में अभी आगे हैं, टेस्ट मेजरमेंट है और आगे यूनिट 2 में भी हैं। हम्म